सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, आज 50 लाख घरों की तामीर के लिए पाकिस्तान और आलमी बैंक में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया था। अच्छा, इस तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब ने भी खिताब किया और उस मौके पर उनका ये कहना था कि हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिससे तकरीबन 40 सनतें मुंसलिक हैं। एक गरीब आदमी के पास कभी पैसा ना आता कि वो घर बना सके। अब तक सिर्फ एलीट का पाकिस्तान ही बना है। कोई भी सेक्टर उठा लें, तालीम, रिहाइश या इलाज, सब कुछ एक छोटे से ताकतवर तबके के लिए ही दिखाई देता है। और बिल्कुल सच्ची बात उन्होंने की कि हम देखते हैं कि जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। कल भी हमने प्रोग्राम किया और आपने देखा कि फिर ये जो अमीर तबका है जो पहले वोट के लिए लिटरली भीख मांगता है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, उसके बाद वोटर के लिए कुछ नहीं कर पाता, 5 साल टाइम पास करता है और उसके बाद फिर जब आपने अपने आप को बचाना होता है, करप्शन बचाओ मुहिम भी चलानी होती है, फिर आप उसी वोटर का सहारा लेते हैं और आप उसी वोटर को कहते हैं प्लीज़ आओ और हमें बचा लो, किसी तरह हमारे लिए सड़कों पर आ जाओ, हम मार्च करें, आओ हमारा साथ दो। और वो बेचारे लोग चूंकि उनके पास ना नौकरी होती है ना कोई काम होता है, वो फारिग होते हैं, वो कहते हैं चले कुछ और नहीं तो मार्च में जाके चले कोई टाइम पास करते हैं, वो चले जाते हैं इनको बचाने के लिए। और फिर उसमें कोई गरीब मारा भी जाए, किसी गरीब का बच्चा भी मारा जाए तो क्या हुआ, अमीर तो बच गया, अमीर वहां से बच निकला। अच्छा, इमरान खान साहब ने इस तकरीब में जो कहा था उन्हीं की जुबानी सुनते हैं पहले क्लिप में। रजा, पहला क्लिप चलाइए। बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात है कि गरीबों को रोजगार भी मिलना चाहिए, खाने के लिए रोटी भी मिलनी चाहिए, सर छुपाने के लिए छत भी मिलनी चाहिए और इन तमाम तर इक़दामात को पूरा कर रही है हमारी ये मौजूदा हुकूमत, जो वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हुकूमत किस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है, एक चीज़ तो मैं बड़ा अग्री करूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा तालीम को तरजीह दी, बताया कि जो हॉस्पिटल बनने चाहिए, तालीम आम होनी चाहिए क्योंकि जो माशरे हैं वो तालीमों से आगे जाते हैं। कभी भी किसी ने तरक्की बतौर सोसाइटी सड़कों से, पुलों से, ओवरहेड ब्रिजेस से, ट्रेनों से या बसों से नहीं की है। ये बिल्कुल एक सॉलिड पॉइंट है क्योंकि अगर हॉस्पिटल बना दिए जाते तो आज इतने परेशान न होती नून लीग। मुशाहिदुल्लाह साहब की जो चेहरे पे हम देख रहे थे कल कैफियत, इस तरह की कैफियत दिखाई ना दे रही होती। मरियम औरंगज़ेब साहिबा इतनी परेशानी का शिकार ना होती अपने ताहयात कायद को लेके कि अरे अब इलाज अगर पाकिस्तान में करवाना पड़ रहा है, अगर 6 हफ्ते की छुट्टी भी मिली और पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते तो यहाँ पे जिसको पेरिस कहते थे वहाँ पे इलाज कैसे होगा, शरीफ मेडिकल सिटी में जाना पड़ेगा, कैसे टेस्ट करवाए जाएंगे, क्या होगा। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल्स बना दिए जाते, तालीम को तरजीह दी जाती, सेहत को तरजीह दी जाती, ना कि सड़कों को, पुलों को, ओवरहेड ब्रिजेस को, अंडर पासिस को, तो शायद आज ये लोग भी परेशान ना होते, इनके चेहरे पे भी परेशानी ना होती। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मिस कर जाती है गवर्नमेंट, यानी निगलेक्ट कर जाती है, नज़रअंदाज कर जाती, लेकिन हमारा यहाँ बैठने का मकसद यही है कि हम मशवरा देंगे, बताएंगे कि कैसे नहीं चलेगा और आखिर कैसे चल सकता है। तो फिर हम उनकी तवज्जो इस जानिब ज़रूर मबजूल करवाना चाहेंगे। नाज़रीन, मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बताती, बल्कि कुछ दिन क्या पहले, 2 दिन पहले की बात है कि पीर की सुबह मुल्क भर से बेरोज़गार मर्द और ख़वातीन, PhD करने वाले डॉक्टर बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर नौकरियों के हुसूल के लिए एहतजाज करने के लिए जमा हो गए। ये मैं आपको पीर बता रही हूँ और ये PhD करने वाले स्टूडेंट्स हैं। नाज़रीन, आप देखें, एक जमहूरी मुल्क में कोई भी अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर सकता है, तमाम लोगों को अलाउ है और मुजाहिरीन ने अपने मुतालिबात के हक़ में और HEC के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की और धरना भी दिया। इससे पहले कि इस पर हम मज़ीद बात करें, इसकी ज़रा कुछ झलकियाँ आप ये देख सकते हैं इस क्लिप में। क्लिप चलाइएगा रज़ा। अच्छा व्यूवर्स, आपने देखा कि किस तरह ये लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनमें लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं और एहतजाज कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के घर के बाहर। इसी दौरान क्या हुआ आपको थोड़ा बता देते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि अगर वो एहतजाज ख़त्म कर दें तो कल, यानी पीर के रोज़ एहतजाज हो तो कल क्या बनता था, मंगल बनता था कि मंगल को उनकी मुलाकात अगले ही दिन वज़ीर आज़म के तर्जुमान नईमुल हक से करवा दी जाएगी।
اسسٹنٹ کمشنر وسیم صاحب نے بتایا کہ ڈیپٹی کمشنر جو مظاہرین کی نعیم الحق سے ملاقات کرائیں گے اور مظاہرین دھرنا ختم کر دیں، معاملات یقینی طور پہ حل ہو جائیں گے. یعنی لارا لگا دیا گیا ملاقات کہاں کرانی تھی، لیکن مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو یعنی مظاہرین کو یہ امید تھی کہ وزیر اعظم ان پڑھے لکھے لوگوں کا خیال کریں گے، کیونکہ اپنی ہر سپیچ میں وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ تعلیم کی بات کی، پڑھے لکھے طبقے کی بات کی، اور کم از کم ان کو یہ امید تھی کہ اگر خود نہیں آئیں گے تو کسی اعلیٰ عہدے کے شخص کو فوراً وہاں بھیجیں گے، ملاقات کروائیں گے اور مطالبات سنیں گے. مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جو ہوا آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اس کے بعد ہوا کیا؟ مظاہرین نے اعلان کیا جی وہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہیں گے. مظاہرین بھی بڑے سمارٹ تھے، آخر میٹرک فیل تو نہیں تھے، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے. اچھا، دھرنا جاری رکھا اور پولیس نے کیا کیا؟ اب آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ نئے پاکستان میں کیا ہوا کہ 7 بجے کو اچانک 7 بجے کے ٹائم کے قریب اچانک دھرنے کے شرکاء پر پولیس نے دھاوا بول دیا اور گرفتاریاں شروع کر دی گئیں. اس دوران مظاہرین کی جانب سے شدید مزاحمت بھی دیکھنے میں آئی اور انہوں نے گرفتاریاں دینے سے یقینی طور پہ انکار بھی کیا، لیکن پولیس کی جانب سے معمولی لاٹھی چارج بھی کیا گیا، جس سے جو متعدد افراد وہاں پہ موجود تھے زخمی بھی ہوئے، اور پولیس نے تقریباً 50 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا، باراکو تھانے میں منتقل کر دیا، لیکن بعد ازاں انہیں رہا بھی کر دیا گیا. اب ناظرین اب یہ سوچیں کہ موجودہ حکومت میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑے کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہوا. اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ جنوری 2019 میں بھی نیا پاکستان بن چکا تھا. نئے پاکستان میں نوکریوں کے منتظر پی ایچ ڈی ڈاکٹر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تھے اور حکمرانوں کی یاد دہانی کے لیے کلپ ہم نے محفوظ رکھے ہوتے ہیں. یہ کلپ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ تب کیا ہوا تھا. جی تو ویورز آپ نے سنا، یہ سکولرز ہیں نا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں تعلیم کو عزت دو. جی ہاں، تعلیم کو عزت دو. اور ان کے بینرز پر کس کا نام لکھا تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور کس کا لکھا تھا دوبارہ بتا دیتے. بینرز اور پوسٹرز پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا نام درج تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب شاید مصروف ہیں. اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پی ایچ ڈی اس ڈگری کے حصول کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو؟ میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹرز، ایم فل، اور پھر جا کے باری آتی ہے پی ایچ ڈی کی. تعلیم کے اتنے سارے مراحل طے کرنے والا جب تعلیم سے فارغ ہوتا ہے اور اس کو احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے، اور لمحہ فکریہ یہ کہ پولیس کے ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں، گرفتاریاں بھی عمل میں آتی ہیں. آخر کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیا یہ ہے حکومت کی تبدیلی؟ کیا یہ ہے نیا نظام؟ صرف 3 ماہ میں پی ایچ ڈی اسکالرز کو 2 مرتبہ احتجاج کیوں کرنا پڑ گیا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی چند ماہ ہوئے ہیں حکومت کا، 1 سال بھی نہیں ہوا اور 2 مرتبہ احتجاج کرنا پڑا. صرف پی ایچ ڈی کی سطح پر یہ نہیں ہوا. میں آج کی آپ کو دوبارہ بات بتا دوں کہ آج کراچی میں پریس کلب کے باہر اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے تھے. تاہم احتجاج کے دوران جب حکومت کی سطح پر کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تو ان اساتذہ سے کسی نے بات بھی نہیں کی، تو اساتذہ نے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر ایک بار پھر پولیس اساتذہ پر ٹوٹ پڑی. پولیس کی جانب سے مظاہرین پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا. کن پر؟ جن کو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ روحانی والدین کا درجہ ہوتا ہے. اور ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان اساتذہ پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا. یہ ذرا کلپ آپ ملاحظہ کیجئے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ روحانی والدین ہیں جن پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، شیلنگ کی جا رہی ہے. آئی ایم اسپیچ لیس. یہ دیکھیے ذرا. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں تھی بلکہ انسان ہے، اور انسان بھی وہ جو علم ہے، جی ہاں جو علم بانٹتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم پڑھ کر یہاں تک پہنچتے ہیں. اس احتجاج میں سندھ کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے اساتذہ شامل تھے جو فقط مستقل کیے جانے، ترقی یا مراد کا مطالبہ کر رہے تھے اور بڑے جسٹیفائڈ تھے ان کے مطالبات. اس احتجاج میں شامل اساتذہ نے کہا کہ ہمیں صوبائی وزیر تعلیم اور سیکرٹری کی جانب سے کئی مرتبہ مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی کرائی جا چکی ہے، لیکن پھر وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا. اور اس گورنمنٹ میں یا کسی بھی گورنمنٹ میں کہوں گے وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ وعدہ ہی کا کیا جو وفا ہو جائے. تو سندھ کی سرکار تو شاید اپنے مقدمات میں اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ انہیں اب کسی کی فکر نہیں ہے. فکر ہے تو بس یہ کہ زرداری صاحب کی ضمانت ہو جائے، بلاول صاحب کا ٹرین مارچ کامیاب ہو جائے. ارے عوام کی کسی کو کوئی فکر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ناظرین، ملک میں آپ دیکھیں یہ سب کسی ایک جگہ نہیں بلکہ بہت سے مقامات پر یہ احتجاج کیے جا رہے تھے. پنجاب میں پروفیسرز اینڈ لیکچررز نے دھرنا دیا جو کہ 3رے روز میں داخل ہو گیا، اور ان مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کے مطالبات یہ ہیں کہ ان اساتذہ کو سروس اور پے پروٹیکشن دیا جائے، جبکہ ساتھ ہی جو خالی اسامیاں ہیں اس کے باوجود عرصہ دراز سے تعطل کا شکار تقرریوں کا فوری آغاز بھی کیا جائے.
स्कूल असातिज़ा आज से 30 मार्च की तारीख तक पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के सामने मसाइल के हल के लिए धरना देंगे और जो मुजाहिरा है वो यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल पंजाब की अपील पर हो रहा है, जिसके रहनुमाओं ने ये फरियाद की है कि उनकी मुश्किलात को कोई नहीं देख रहा। और तो और हुकूमती पॉलिसीज़ के बाइस असातिज़ा में बेचैनी भी पैदा हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि मुजाहिरीन असातिज़ा के मुताबिक, जो मुजाहिरीन असातिज़ा उनके मुताबिक पंजाब के 5000 से ज़ायद स्कूल हेड मास्टर्स प्रिंसिपल्स के बगैर काम कर रहे हैं। क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस मामले से लाइल्म है? क्या उनके इल्म में ये बातें नहीं हैं? पंजाब में 3 रोज़ से असातिज़ा बैठे, क्या किसी को इसकी परवाह है भी या नहीं? ये तो बात होगी असातिज़ा की नाज़रीन। अब एक और शोबा है जो बीमारों की खिदमत करता है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, और वो है सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर। जी हाँ नाज़रीन, मैं डॉक्टर असातिज़ा के बाद वो भी इस कशमकश के माहौल में दिखाई दे रहे हैं कि वो भी एहतजाज कर रहे हैं। आज कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, जो कि 10वें रोज़ में दाखिल हुआ। सोचें, और आपने बिल्कुल सही सुना, 10 रोज़ हो गए हैं डॉक्टरों को एहतजाज करते हुए, मगर उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। और आपको पता है नाज़रीन, इस अमल से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है? सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होता है? मुतासिर कौन होता है? इस अमल से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है मरीज़। मरीज़ दुहाइयाँ दे रहे हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ज़रा ये क्लिप भी मुलाहिज़ा कीजिए। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर्स भी क्या कह रहे हैं कि कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। क्या ये है तब्दीली? हमने देखा है कि जी लॉयर्स हों, पढ़े लिखे वकील हैं, के केस लड़ते हैं जी, डॉक्टर्स हों जो कि इतना पढ़ने लिखने के बाद डिग्री लेकर आते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं, जान बचाते हैं। कितना बड़ा पेशा आप देखें। लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, असातिज़ा जिनकी वजह से कोई डॉक्टर बनता है, जिनकी वजह से कोई लॉयर बनता है, जिनकी वजह से हम आज एंकर बन के यहाँ पे बैठे हुए, जिनको हम रूहानी वालिदैन का दर्जा देते हैं, यहाँ पे असातिज़ा हों, लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, कोई भी पढ़ा लिखा तबका हो, उनको अपने जायज़ हकूक़ के लिए, बिल्कुल जस्टिफाइड हकूक़ के लिए सड़कों पर आना पड़ता है, बैनर्स उठा के, प्लेक कार्ड्स उठा के उन बेचारों को कहना पड़ता है कि ये हमारा हक है, हमें दिया जाए, हमने इतनी मेहनत की, इतने साल हमने पढ़ाई की और हमें आप हमारा ये हक नहीं दे रहे। उनके जायज़ मुतालिबात जब वो लेकर सामने आते हैं सड़कों पर, तो उनके सुनने वाला कोई नहीं होता, किसी के कान पे जून तक नहीं रेंगती है, कोई कान नहीं धरता है उनके धरने की जानिब। और बिलाखिर क्या होता है जी, पुलिस को बुलाया जाता है जी, सूरत हाल को कंट्रोल करने लगे हैं। जिससे कोई गुंडे या गुल्लू भट्ट या कोई अच्छू गुज्जर, जो फिल्मों के करैक्टर होते हैं, वो निकल कर बाहर आ गए सड़कों पर। अरे पढ़े लिखे लोगों को कंट्रोल करने के लिए कैसे डंडे बरसाने पड़ेंगे? वो तालीम याफ्ता ही क्या जो आपकी बात ना सुने या जिसकी बात आप ना सुने, आप उनके साथ टेबल टॉक करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनको सड़कों पर आना ही क्यों पड़ता है? ये गहरा पॉइंट है। कोई भी गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट ने इतने साल गवर्नमेंट की, इसके साथ साथ तीर वालों ने कितने साल हुक्मरानी की, इसके बाद ये अब देख लें ये बल्ले वाले आए हैं तो नारे तब्दीली का लगा कर आए थे कि हमने तब्दीली दिखानी है, प्रैक्टिकली हम तब्दीली करके दिखाएंगे, तब्दील करके दिखाएंगे बुरे निज़ाम को, बुरे सिस्टम को, सिफारिश कल्चर का खात्मा करेंगे, मेरिट पर तयनातियाँ होंगी, तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, हमारे यहाँ तालीम आम हो जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ बनेगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनेगी, गवर्नमेंट स्कूल्स का सिस्टम ठीक होकर रह जाएगा। लेकिन कैसी तब्दीली कि आप लोग भी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते रहे। इतना अरसा हो गया, चले साल होने को है, ऑलमोस्ट होने को है, इतने महीने बीत गए, एटलीस्ट थोड़ा कुछ आप सही करने की कोशिश तो करें। अभी भी अगर लोगों को सड़कों पर आना पड़े तो मेरे ख्याल से लम्हा फिक्र है किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट के लिए ये डूब मरने का मुकाम है कि आखिर पढ़ा लिखा तबका सड़कों पर आ गया, हमने उनको इतना उस नहर तक पहुंचा दिया, इतना बेबस कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, यानी कोई उनकी सुनता नहीं है। पहले कुछ सुनाने के लिए जाता होगा आप लोगों के पास, आप लोगों के ऑफिस के बड़े बड़े जो कुर्सियों पर बैठे उनके दरवाजे खटखटाता होगा, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता होगा, उनकी नहीं सुनता होगा, फिर ये लोग सड़कों पर आते हैं, धूप में बारिश में आके एहतजाज करते हैं। अब फौरन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, वरना ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। अच्छा नाज़रीन, इख्तलाफात कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं, हर मुआशरे में होते हैं, हर घर में होते हैं। पाकिस्तान भी हमारा और यहाँ रहने वाले हर फर्द का क्या है? घर है। एक ऐसा घर है जहाँ इख्तलाफ राय को हुस्न जमहूरियत भी कहा जाता है, क्योंकि हम एक जमहूरी रियासत के शहरी हैं। सबसे ज़्यादा इख्तलाफात हमें सियासी जमातों में देखने को मिलते हैं और आए दिन देखने को मिलते हैं।
जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे तो इमरान खान उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ थे। जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब उनके सबसे बड़े मुखालिफ थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में शहीद बेनज़ीर उनकी मुखालिफत में रहीं और शहीद बेनज़ीर की हुकूमत में नवाज शरीफ उनके शदीद मुखालिफ रहे। नवाज शरीफ की हुकूमत में शहीद बेनज़ीर उनकी बड़ी मुखालिफ रहीं। लेकिन बहरहाल ये तमाम अफराद हमारे घर के ही अफराद हैं। मुल्क में आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आज PTI के दो बड़े मुखालिफ हमें नज़र आते हैं, एक पीपल्स पार्टी तीर वाली पार्टी, दूसरी शेर वाली मुस्लिम लीग नून, जो कि बल्ले के पीछे पड़े रहते हैं, कोई मौका नहीं जाने देते। हुकूमत ने 8 माह मुकम्मल तो कर लिए, लेकिन इन 8 माह में हुकूमत पर तनकीद ऐसे की गई जैसे ये उसका 5वां साल है, यानी आखिरी साल है परफॉर्मेंस का, और इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत ही है। अब गौर से सुनिएगा, क्योंकि इमरान खान इंतखाबात में आने से पहले ऐसे बड़े बड़े वादे करते रहे जैसे हर मंसूबा, हर पॉलिसी तैयार पड़ी है, मुकम्मल तैयार पड़ी, पूरा होमवर्क है, सिर्फ हुकूमत में आने की देर है, बस चुटकी बजाने की देर है। और हुकूमत में आते ही तहरीक इंसाफ ने तो इनकलाब बर्पा कर देना, पाकिस्तान तब्दील होकर रह जाएगा। इमरान खान ने अपने हर इंतखाबी जलसे में, याद करें नाजरीन, कौम को जितना पुर उम्मीद कर दिया था कि कौम बस मुंतज़िर थी कि हुकूमत इमरान खान साहब को दे दी जाए और कौम को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा और बड़ी जल्द चुटकियाँ बजा के मिलेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो कौम को इस बात का इत्मीनान हो गया कि जल्द कोई अच्छी हमें खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन फिर आ गया 100 रोज़ा प्लान। ये सोच कर एक आम आदमी खामोश हो गया कि जिस तब्दीली का इंतज़ार 5 साल किया गया, 100 दिन और सही, लेकिन 100 दिन बाद तब्दीली कहीं दूर दूर तक दूरबीन से भी नज़र नहीं आई। उल्टा महंगाई में इजाफा होता चला गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गईं, डॉलर महंगा हो गया और बस के किरायों से लेकर मकान के किरायों में भी हमने देखा कि इजाफा हो गया। एनक्रोचमेंट के खात्मे के नाम पर कई 100 अफराद के रोज़गार ही ख़त्म कर दिए गए और बताया ही गया कि क्योंकि पिछली हुकूमत ने कर्ज़ों के अंबार लगा दिए थे तो पिछली हुकूमतों ने खसारा इतना छोड़ दिया कि वो अब इसी तरह पूरा किया जा सकेगा, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। इसमें नई बात क्या थी, ज़रा ये बता दे हमें सिटिंग गवर्नमेंट। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ और आसिफ अली जरदारी साहब ने इक़्तिदार संभाला, तब भी उन्होंने इसी किस्म की बातें की थी, आपको याद होगा, और IMF से कड़ी शराइत पर कर्जा लिया। आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की तो नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आने के बाद इसी किस्म की बातें की, यही मसाइल आवाम को बताए और IMF से कर्जा लिया। अब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसने भी कौम को खुशखबरी के नाम पर यही बताया कि क्योंकि नवाज हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया था, कि मैंने बड़ा को बड़ा इसलिए कहा कि बाकी इतना बड़ा बताते हैं, इसलिए कौम की चीखें निकलेंगी और महंगाई मजीद बढ़ेगी, डॉलर मजीद महंगा होगा, अवाम तब्दीली के नाम पर कुर्बानी के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के हालात से कौन वाकिफ़ नहीं है? इस मुल्क में रहने वाला हर फर्द, चाहे वो पढ़ा लिखा है या फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, हालात को देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि मुल्क किस बहरान से गुजर रहा है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा इमरान खान साहब को हुकूमत में आने के बाद आखिर क्यों हुआ, पहले क्यों ना हुआ जब वो सब्ज़ बाग दिखाते रहे हमें? क्या इमरान खान साहब ये नहीं जानते थे कि हुकूमत में आने के बाद उनके सामने 10 बड़े मसाइल खड़े होंगे और वो क्या होंगे और उनका सोल्यूशन क्या होगा? क्या उनको इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी? मैं लिटरली पूछ रही हूँ, नहीं थी खबर कि नवाज हुकूमत ने IMF से कितना कर्जा लिया? क्या असद उमर साहब को ये बात मालूम नहीं थी कि पाकिस्तान को IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा भी हो सकता है? जब आप नाज़रीन अपना छोटा सा घर बनाने का सोचते हैं तो घर बनाने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं ना, प्लानिंग शुरू करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि घर बनाने पर आखिर लागत कितनी आएगी, घर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें खरीदनी है, घर बनाने के लिए कौन सी कंपनी का सीमेंट बेहतरीन साबित होगा, कौन सा सरिया जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो पायदार साबित हो, घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी संभालने वाली जमात अपने सामने आने वाले चैलेंजेस से बेखबर क्यों थी? ये सिंपल सा सवाल है, कोई है जवाब देने वाला? कोई भी एक फ़र्द तहरीक इंसाफ से ये नहीं कहता कि एक दिन में तब्दीली लेकर आ जाए, वो तो इम्पॉसिबल सी बात है ना, ऐसा मुतालिबा करने वाला पागल होगा। जबकि तहरीक इंसाफ के दावे कुछ इसी किस्म के रहे थे कि आप आंख खोलेंगे और तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन कौम ये तवक्को ज़रूर रखती है कि 8 महीने गुजर जाने के बाद हुकूमत कुछ तो रिलीफ आवाम को देने में कामयाब हो जाती। हुकूमत के कुछ ही सही मगर ऐसे इक़दाम तो हों जिनकी वजह से एक आम आदमी को थोड़ा सा सुकून मिल सके। इमरान खान साहब का एक बड़ा नारा ये था
कि किसी करप्ट को NRO नहीं मिलेगा, याद है आपको? बल्कि क्या कहते थे, सबका एहतसाब होगा, मुल्क में लूटी हुई दौलत को वापस लाया जाएगा। और नवाज शरीफ साहब को अब क्या मिला? मिल गई ना 6 हफ्तों की छुट्टी। शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकल गया ना। एवनफील्ड केस में 69 रोज़ा जेल के बाद जमानत मिल गई। अल अजीजिया में 92 दिनों की जेल के बाद जमानत मिल गई। अब या तो इसे NRO कहा जाएगा, चले NRO नहीं कहते, डील कह देते हैं, चले डील नहीं कहते, ढील कह देते हैं, या जो कहते हैं आप बता दें क्या चौथी ऑप्शन आपके पास जो हमारे ज़हन में नहीं आ रही। या फिर नवाज शरीफ साहब की बात को तस्लीम कर लेते हैं कि उन पर बनाए गए तमाम मुकदमात ही सियासी हैं। नवाज शरीफ को कैद ही इसलिए किया गया था कि इमरान खान इंतखाबात जीत सके। ऑपोजिशन पर बनाए जाने वाले मुकदमात भी सियासी हैं, क्योंकि इन मुकदमात में तो उनको रिलीफ मिल जाता है, और इसकी जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हमें हुकूमत ही नजर आती है। सिर्फ शहबाज शरीफ के मामले को ही देख लें आप नाजरीन। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले जो तफ्तीश पर कारी ज़रब लगाई गई, सोचें ज़रा किसने लगाई? वो जनाब असद कैसर साहब की जानिब से लगाई गई, जो स्पीकर हैं, जिन्होंने फिलफौर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके तफ्तीशी अमल को ही रोक दिया। और दूसरी बार मदद किसने की? हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को PAC का चेयरमैन बना के, जिसकी सदारत के नाम पर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। फिर तफ्तीश कैसी, मुकदमा कैसा? मुकदमा तो पड़ गया ना कमज़ोर, और शहबाज शरीफ को ना सिर्फ जमानत मिल गई बल्कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी निकाल दिया गया। और अब नवाज शरीफ भी रिहा हो चुके हैं। नवाज शरीफ की किस्मत भी देखें नाजरीन कितनी लाजवाब है। पूरी ज़िंदगी मौसम मरी का, सहूलियात इस्लामाबाद की, लाजमी सी बात है जेल में कैसे रह सकता था एक ऐसा शख्स? एसाबी टेंशन से बालातर होके अब वो इलाज करवाएंगे। अगर 6 हफ्ते कम पड़ जाएंगे तो फिर अदालत से रुजू करेंगे, फिर वक्त कम पड़ेगा तो फिर अदालत से रुजू करेंगे। अदालत के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ को कम अज़ कम अब तो अदालतों पर भरोसा हो गया होगा। बात कहाँ से कहाँ निकल गई। हुकूमत ने 8 मास में आने के बाद जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो क्या किया है जी? ऑपोजिशन पर तनकीद की, ऑपोजिशन पर बनने वाले मुकदमात पर तबसरे किए। कौम देख रही है 8 महीनों से और हुकूमत को सुन रही है। हुकूमत से कौम ने बड़ा कुछ सुना। कौम ने असद उमर को कहते हुए सुना कि अवाम तैयार रहे, महंगाई मजीद बढ़ेगी, मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। कौम की चीखें मजीद निकलेंगी क्योंकि मईशत बेहतर हो रही है। कौम ने फवाद चौधरी को वफाकी वज़ीर इत्तलात से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा नवाज शरीफ का PA बना हुआ देखा, शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी बना हुआ देखा, आसिफ अली जरदारी के मुकदमात के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले वकील की सूरत में देखा, या फिर चेयरमैन नैब के तर्जुमान की शक्ल में देखा। कौम के कहने पर तबादले होते हुए देखे। कौम ने राजा बिशारत को धमकी देते हुए देखा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अलावा तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर वज़रा अपनी वजारत के बरक्स काम करने में हमें मसरूफ़ दिखाई देते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने हुकूमत के 8 माह की बड़ी मुकम्मल तशरीह की है, ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने मरियम बीबी को जी। नवाज शरीफ ने करप्शन भी की है और नवाज शरीफ ने पैसे भी चोरी करने का उन पर इल्ज़ाम है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नाकाम हुकूमत भी हो सकती, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी वो शख्स हैं जो इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। नवाज शरीफ के दिल में यकीनन कौम के लिए दर्द भी होगा। नवाज साहब यकीनन कौम के लिए कुछ भला भी करना चाहते होंगे, लेकिन नवाज शरीफ अगर नाकाम हुए तो वजह नवाज शरीफ के इर्द गिर्द वो लोग हैं जिनकी नीयत ठीक नहीं रही है। मैं अललान ये बात कहती हूँ, जिन्होंने हर मंसूबे में पहले अपना हिस्सा देखा, जिन्होंने नवाज शरीफ के बनाए गए हर मंसूबे पर सवालिया निशान खुद खड़ा कर दिया, जिनकी वजह से नवाज शरीफ पर से अवाम का भरोसा ख़त्म होता चला गया। और नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ को इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर भी नवाज साहब आज भी एक जमात के कायद हैं, ताहयात कायद, और वो जमात अपनी सियासी हैसियत बहरहाल रखती है। हो सकता है कि नवाज शरीफ को इस तमाम अरसे में अपनी की गई गलतियों का एहसास हुआ हो, लेकिन इमरान खान भी क्या वही गलती करने जा रहे हैं जो नवाज शरीफ कर चुके हैं? इमरान खान की हुकूमत पर भी सवालिया निशान उनके वज़रा की वजह से लग रहा है। याद रखिएगा, KP में बनाई जाने वाली मेट्रो बस क्या एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है नाजरीन, जिसके इफ्तिताह की गई जो हमने तारीख देखी बदलती चली गई और इसके लिए बनाए गए रोड्स में गड्ढे पड़ चुके हैं लिटरली। लेकिन आज भी इस KP के मेट्रो बस का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वहाँ भी कौम का ही पैसा लगा हुआ है, कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। कोई तो जिम्मेदार होगा। इसी तरह
हुकूमती वज़रा के रवैये ऐसे हैं कि पहले असम्बली में पाबंदी लगाई जाती है, कुछ की ज़बान ऐसी है कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, और अब एक वज़ीर ऐसे हैं जिनकी वजारत तो बहुत अहम है लेकिन उनकी दिलचस्पियाँ अपोजिशन के मुकदमात पर तज्ज़िये देना है। वो कभी MDPTV को धमकियाँ देते हैं, कभी नैब के तर्जुमान बन जाते हैं, क्योंकि वो पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े तर्जुमान थे। आज वही तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी भी कर रहे हैं, बल्कि वो एक साथ कई इदारों कई वजारतों के तर्जुमान बने हुए हैं, जिस पर मरियम औरंगज़ेब ने एक मुतालिबा भी किया है। ज़रा दूसरा क्लिप देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, क्लिप आपने मुलाहिज़ा किया, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा था कि इमरान खान साहब वजारत इत्तलात भी अपने पास ही रख लेते, क्योंकि फवाद चौधरी साहब की ज़रूरत से ज़्यादा तकारीर से इमरान खान साहब के साथ साथ नैब के किरदार पर भी ऑपोजिशन सवालिया निशान बार बार लगा रही है। घर बैठे पे सोचते हैं ना सुनने वाले कि शायद ऐसा कोई मामला हो। नैब की क्रेडिबिलिटी भी इसी तरह ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जैसे आज फवाद चौधरी साहब की वजारत हो चुकी है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने अपनी जिम्मेदारियों से ज़्यादा उन कामों में दिलचस्पी ली या इंटरेस्ट रखा जिनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी भी शाह को महंगी पड़ जाती है। इमरान खान ने खुद कभी ना ही नैब पर बात की और ना ही किसी ऑपोजिशन के मुकदमे पर ज़्यादा हमने डिस्कशन करते हुए उनको देखा। इमरान खान साहब ने तो अलीम खान का मामला आपको याद होगा, उस मामले पर भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन फवाद चौधरी साहब की बातों ने, फवाद चौधरी साहब की हरकतों का लफ्ज़ यूज़ कर दूँ तो सही होगा, उनकी हरकतों ने, फवाद चौधरी साहब की बेजा मुदाखलत ने इमरान खान साहब की कारकर्दगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से नाजरीन एक तरजीह होती है आपके लिए, हमारे लिए, यानी आवाम के लिए इक़दामात करना, आवाम के लिए सोचना, आवाम को रिलीफ देना। अगर आपने भी हुकूमत में आकर एक आम आदमी की चीखें ही निकालनी थी तो ये काम तो नवाज़ हुकूमत भी बेहतरीन अंदाज में नहीं कर रही थी। मेरा PTI से सवाल है, एक आम आदमी को नवाज़ हुकूमत से भी यही शिकायतें थी ना जो अब वो आपसे कर रहा है। और ये तो तब्दीली का नारा लगा कर आए थे कि तब्दीली की छड़ी घूमेगी और तब्दीली नज़र आएगी, लेकिन नज़र तो नहीं आई, पता नहीं वो छड़ी कब घूमेगी। इमरान खान साहब की नीयत पर कोई शक नहीं है, सिंसियर है, मुल्क के साथ लॉयल हैं, बिल्कुल करप्ट नहीं है। इमरान खान साहब के मंसूबों पर कोई शक नहीं कर सकता, उनकी प्लानिंग पे कोई शक नहीं कर सकता, इमरान खान साहब के इरादों पर कोई शक नहीं कर सकता, इमरान खान साहब के वज़ीरों पर शक हम यकीनन कर सकते हैं, और अब तो करना बनता है हमारा। अब तो इमरान खान साहब भी माइंड नहीं करेंगे कि मेरे वज़रा पर शक कर रही है अवाम। इमरान खान साहब के मुशीरों पर हाँ हम शक करते हैं, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं हम उन पर शक करते हैं, इसलिए कि उनका अमल उनके अल्फाज के ख़िलाफ़ है। उनके अल्फाज में और उनके प्रैक्टिकली जो अमल करते हैं उसमें खुला तज़ाद है। इमरान खान साहब करप्ट नहीं हैं, लेकिन जिनको वो करप्ट कहते रहे उनको मुकम्मल रिलीफ इमरान साहब की हुकूमत ने दे दिया, ये भी एक लम्हा फ़िक्र सवालिया निशान है। इमरान खान साहब बददियानत नहीं हैं, लेकिन जिनको वो बददियानत आज तक कहते रहे उनको चेयरमैन PAC इमरान खान साहब की हुकूमत ने ही बना दिया। और इसी तरह इमरान खान साहब आज जो मंसूबों का इफ्तिताह भी कर रहे हैं उनके बारे में ऑपोजिशन का ये एतराज़ है। खुसूसन अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो मुस्लिम लीग नून का ये एतराज़ है कि ये मंसूबे उनके दौर में बनाए गए थे जिनका इफ्तिताह आज इमरान खान साहब कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले ओपनली। आज इमरान खान साहब ने एक और बड़े मंसूबे का इफ्तिताह किया जिस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का रद्द अमल कुछ इस तरह का था। ये ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा जी। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ख़ुद भी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है जो उनकी की गई करप्शन, उनके लिए गए कर्जे या उनके दौर में तरक्की के नाम पर बनाए गए अधूरे मंसूबे और उनके मुल्क को पहुंचाए गए जितने भी नुकसानात हैं इमरान खान साहब एक दिन में पलक झपकते ही चुटकियां बजा के पूरे कर देंगे। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, हम शुरू से प्रोग्राम में बार बार करें, लेकिन वो ये सब जानते हुए भी इमरान खान साहब से ये बात कर रही हैं क्योंकि इमरान खान के वज़रा ने ऑपोजिशन को, नाज़रीन भी गहरा पॉइंट है सुनिएगा, इमरान खान साहब के अपने वज़रा ने ऑपोजिशन को ये मौका दिया, उनके मुंह में अल्फाज डाले कि वो इमरान खान साहब पे तनकीद करें। उनके मुंह में अल्फाज डालने वाले इनके अपने वज़रा हैं, अपने मुशीर हैं, अपने इर्द गिर्द के लोग हैं। अगर KP में मेट्रो बस अपने वक्त पर बन जाती तो आज इमरान खान साहब को उनके नए मंसूबों के नाम पर इतनी तनकीद देखना पड़ती, ज़रा सोचिए, कभी ना देखना पड़ती। अगर पेशावर मेट्रो में ताख़ीर के ज़िम्मेदारान का तयन भी कर लिया जाए तो ये
मंसूबा अंजाम तक पहुंच सकता है। अगर इमरान खान साहब के वज़रा अपोजिशन के मुकदमात में दिलचस्पी लेने की बजाय अपनी जिम्मेदारियां पूरे करने पर ज़्यादा तवज्जो देते, अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देते, ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते, तो अपोजिशन को तनकीद का मौका मिलना था, कभी नहीं मिलना था। अगर हुकूमत अपने अमल और अल्फाज को मुतसादम ना करती और खुला तज़ाद में नज़र आता तो फिर इस किस्म के हथकंडे अपोजिशन इस्तेमाल कर ही नहीं सकती थी। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हुकूमत ये समझ ले कि वो हुकूमत है, अपोजिशन नहीं है। हम बारहा कहते हैं कि वो हुकूमत में आ चुके हैं, अब वो अपोजिशन नहीं है। इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उनको अपोजिशन के मुकदमात का नहीं, सबसे पहले कौम के मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। वगरना अगर ऐसे ही चलता रहा, उनके वज़रा, उनके मुशीर इस तरह की बातें करते चले गए, ऐसा ही रवैया होगा, तो फिर खान साहब ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हमारा सेगमेंट पलट तेरा ध्यान किधर है, इस पर तो वाकई कहना बनता है कि पलट तेरा ध्यान किधर है। और अब आज की आखिरी बात, आखिरी बात ये शेयर करना चाहूँगी कि दौरान गुफ्तगू के दौरान सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।